अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज की जो चटपटी खबरें हैं, तबसरे हैं, तज्ज़िये हैं, उसका तमाम तर ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज लाहौर का दौरा किया। ये दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट था। वैसे तो ये दिखाया जा रहा है कि दरअसल में इस दौरे का मकसद चंद मंसूबों का इफ्तिताह था। अच्छा, वैसे उसमें भी एक ऐसा इफ्तिताह था जो होना था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन खैर मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। लेकिन सियासी तौर पर यह दौरा बड़ा अहम है। अब उसकी वजह कुछ तो काबीना के अंदर से कुछ खबरें हैं और कुछ काबीना से बाहर से हैं। उसका ताल्लुक है इत्तेहादियों के साथ। आपको याद होगा इससे पहले माजी के अंदर भी हम एक वीलॉग कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि काफ लीग बड़ी नाराज है। काफ लीग ने एक दफ़ा इशाइया किया गया, उसमें भी शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म ने वो इशाइया दिया था, उसके बाद काफ एक इशाइया, एक ज़ोहराना वज़ीर आज़म ने दिया, उसमें भी काफ लीग ने शिरकत नहीं की। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म काफ लीग को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे सियासी तौर पर जो देनी चाहिए थी। अब उनको नज़रियाती वजह भी हो सकती है, या जिस तरह मुनस इलाही साहब ने कहा था कि हो सकता है इनको मेरी शक्ल नहीं पसंद, ये भी हो सकता है, नहीं होती, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती। फिर माजी के अंदर एक दफ़ा आपको याद होगा कि मेरे कप्तान ये भी कह चुके थे कि जनाब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है चौधरी परवेज़ इलाही, ऐसा सख्त बयान उन्होंने दिया था। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन इसकी वजह से मुलाकातें नहीं होती थी। फिर हमें ये भी खबर मिली कि चौधरी परवेज़ इलाही से बाकायदा तौर पर सिर्फ एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। और जब मौलाना फजल रहमान धरना दे रहे थे तो उस वक्त फ़ोन पे बात हुई थी, और वो फ़ोन भी बड़ा कुछ अच्छा फ़ोन कॉल नहीं था। दोनों में से एक पार्टी ने ठक फ़ोन भी बंद कर दिया था। तो ये तलखियां चल रही थी बड़ी देर से। एक वजारत का मामला तो था ही, विफाकी काबीना की एक वजारत भी मिलनी थी, वो वजारत नहीं मिली थी, तो ये भी सिलसिले चल रहे थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कुछ तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। और वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात अब जब आप ये देख रहे हैं, या तो कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो इसके साथ साथ खबरें ये हैं कि फ़ैसला किया गया है कि काफली के साथ मामला को ज़रा तय किया जाए। अच्छा, सियासत के अंदर जो होता है वो ज़हन में रखिएगा कि कहीं पे अगर कोई फौतगी हो जाए, कोई शादी ब्याह हो, ये बड़े अच्छे मौके होते हैं सियासी तौर पर अपने ताल्लुकात को ठीक करने के हवाले से। आप मिलते हैं जाके, आपस में जो थोड़ी सी सब मोहरी होती है वो ज़रा ख़त्म हो जाती है, थोड़ा गर्म जोशी आती है, कुछ मामला भूले जा सकते हैं। ईद का मौका बड़ा अच्छा होता है, ईद के ऊपर पुरमसरत किस्म का एक मौका होता है, पुरानी तलखियाँ बुलाने का एक अच्छा टाइम होता है। तो वैसे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की आपको पता है उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थे, लेकिन ये एक अच्छा मौका था। आपको याद होगा इस सिलसिले में शरीफ फैमिली की तरफ से भी चौधरी शुजात हुसैन को एक कॉल जा चुकी है, ये भी याद रखिएगा। बहरहाल हमारे पास अब खबर ये है कि तब्दीली आई है इस सिलसिले में। इससे पहले जब हालात काफ़ी ख़राब थे और ज़ोहराने में शिरकत नहीं हुई थी, तो टास्क दिया गया था जुल्फ़ी बुखारी साहब को कि जाइए और जाके मामला को तय करें। उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी लाहौर आए थे। लाहौर आके चौधरी बिरादरान से उनकी मुलाकात हुई थी, और उस वक्त ये गिला किया गया था, खबर ले लीजिए, उस वक्त ये गिला किया गया था चौधरी बिरादरान की जानिब से कि इमरान खान साहब को ये कोट किया गया चौधरी बिरादरान की जानिब से कि जी चौधरी शुजात हुसैन अगर बीमार हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं इसमें। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने उस वक्त वहाँ पे डैमेज कंट्रोल किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की, आपको किसी ने गलत इतला दी है। तो उस वक्त उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर अब तक वज़ीर आज़म का फ़ोन क्यों नहीं आया, वज़ीर आज़म ने इयादत क्यों नहीं की, वज़ीर आज़म लाहौर आते हैं, हम में से किसी से मिलते भी नहीं। तो ये चीज़ फिर बताई गई वज़ीर आज़म को कि जनाब ये गिले शिकवे चल रहे हैं वहाँ पर, इस मामले को तय करें। तो जिसकी वजह से अब ये जो लाहौर का जो विज़िट है उसमें ये भी शामिल था कि काफली के साथ मामला को ज़रा तय किया जाए। दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पीडीएम के वो जलसे जो सिंध और कोयटा और पेशावर से तो हो चुके हैं, अब अगला जो टारगेट है वो पंजाब का है, जिसमें मुल्तान शामिल है, उकाड़ा का जलसा ज़रा आगे कर दिया गया है, फिर लाहौर का जलसा है। तो पंजाब का मैदान अब सजने वाला है। अब जब पंजाब का मैदान सजने वाला हो
और आपका हुकूमत के अंदर पंजाब में सबसे बड़ा इत्तेहादी नाराज़ बैठा हो, तो ये तो बड़े ख़तरे की घंटी होती है। और अगर इत्तेहादी ये फैसला कर ले कि जनाब बस बहुत हो गया, मैं चलना, तो फिर आपको बहुत सी अपनी चीज़ों से थोड़ा सा तब्दील रुख करना पड़ता है। आपको अपनी ईगो को मारना पड़ता है, अपने बयानात पे दोबारा नज़रसानी करनी पड़ती है। इत्तेहादी जमातों में होता है इस तरह। जब आप मिल के एक हुकूमत बनाते हैं तो फिर ये सारी तब्दीलियाँ होती हैं। अब बात जहाँ तब्दीलियों की हो रही है, तो आइए इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा तबसरा कर लेते हैं। हमने चंद दिन पहले आपके साथ एक खबर शेयर की थी एक वीलॉग के अंदर कि पंजाब की काबीना में तब्दीलियां होने जा रही हैं। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आगे चलता हूं। काबीना के अंदर क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? मछली ये बताती है कि इसका फैसला बहुत पहले हो चुका है कि कम से कम 3 और शायद 5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन ये तब्दीलियां होने जा रही हैं पंजाब की काबीना। ये बात आप लिख लीजिए, ये कंफर्मेशन। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दाखिला का वजीर भी आने वाला है, और सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्राइज पोस्ट है उसके पीछे इस वक्त कई उम्मीदवार भाग रहे हैं कि ये ओहदा हमें चाहिए। तो नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी। अब आइए जरा कुछ नामों की तरफ आ जाते हैं। वो नाम जो गर्दिश कर रहे हैं, कौन है वो खुशनसीब? 2 नाम अब तक सामने आ चुके हैं, मीडिया के अंदर तशहीर भी हुई है इन 2 नामों के हवाले से। पहले एक एक करके एक नाम लेता हूं, फिर दूसरी की तरफ जाता हूं। एक नाम जो सामने आ रहा है वो आ रहा है यावर बुखारी साहब का। यावर बुखारी साहब कौन है? अब ये बैकग्राउंड ले लीजिए। यावर बुखारी साहब अटक से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपी हैं। यावर बुखारी साहब काफ लीग से भी एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रखते हैं, बड़ा दोस्ताना इज्जत का रिलेशनशिप है। जुल्फी बुखारी साहब के ये रिश्तेदार भी हैं। ये उन पंजाब के एमपीएस में से हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट मुमकिन है। वैसे तो कई लोगों के होते हैं, लेकिन ये वो शख्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट भी बातचीत बड़े आराम से कर लेते हैं, और प्राइम मिनिस्टर उनकी बात बड़े इज्जत से सुनते भी हैं। पुराने इंसाफी हैं, पार्टी बदल के आने वालों में से नहीं है। ख्यालात के हवाले से अपनी पार्टी के अपने अंदर भी उनकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनके कहते हैं कि जी वो फलां ब्लॉक का है तो मैं उसकी टांग खींचूंगा, ये उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। यावर बुखारी साहब एक ऐसे शख्सियत भी हैं जिनका आज से चंद माह पहले तक वजारत आला के लिए भी नाम गर्दिश कर रहा था कि जनाब हो सकता है कि इनके नाम ये कुरान निकल आए, लेकिन बहरहाल वो मामला ठंडा हो गया क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो है, आप बस ये समझ लीजिए कि यूं करके वापस घुमा के सब कुछ अपनी तरफ ले आए। ये भी मैं एक कहानी आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगा। लेकिन बहरहाल अब फैसला ये किया गया कि यावर बुखारी साहब को काबीना से बाहर रखने के बजाय बेहतर है कि काबीना के अंदर ही रख लिया जाए। और हमारी खबर यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी इनको मिलने लगी है। कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी वजारत नहीं मिल रही, कोई तगड़ी वजारत इनको मिलने वाली है। यावर बुखारी साहब की एक और खासियत जो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो ये है कि नून लीग के अंदर भी इनकी बहुत इज्जत की जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। आपको एक वाकया याद होगा, पंजाब असेंबली के बाहर हुआ था जब वो नून लीग के एमपीए जो उस्मान बुज़दार से मिलकर आए थे, उनके सर के ऊपर लोटा ठाओ लोटा के नारे लगाए थे। तो यावर बुखारी साहब थे जो सामने आके खड़े हो गए थे और उन्होंने नून लीग के वो एमपीएस जो नाराज़ थे उनसे दरख्वास्त की थी कि ना भाई ऐसे ना कीजिए। उसकी वजह यह है कि यावर बुखारी की एक बड़ी रिस्पेक्ट अपोजिशन के बेंचेस पे भी है, उनके साथ कभी कोई ऐसी तल्ख कलामी नहीं हुई। और मैं खुद आपको बल्कि गवाही दे देता हूँ कि नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमपीएस से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि जी मेरी इत्तला के मुताबिक यावर बुखारी भी काबीना के अंदर आने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वर्ड टू वर्ड कोट करने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा कि शुक्र है कोई बंदे का बच्चा भी इस काबीना के अंदर आने लगा है। ये अपोजिशन की जानिब से कहा गया। तो ये बड़ी बात है कि एक शख्स के बारे में अपोजिशन इतनी रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है। एक बात, पढ़े लिखे आदमी है, पहले पाकिस्तान से बाहर अपना कारोबार भी करते रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ही अपना कारोबार करते हैं। नीट एंड क्लीन करप्शन के हवाले से कोई ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये चेयरमैन भी हैं पंजाब के अंदर। और क्लेम उनके ऊपर ये है कि उन्होंने
अच्छी खासी जो है वो अच्छे फैसले किए हैं और जो अच्छे माजी के फैसले थे पिछली हुकूमत के उसको सराहा भी है। दूसरा नाम जो काबीना के अंदर आने वाला है, जो लिया जा रहा है, वो है मुसरत जमशेद चीमा साहिबा। ये जो ठंडी आग मैंने भरी है इसकी वजह यह है कि इनकी भी एक माजी अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा जो हैं वो जमशेद चीमा साहब की अहलिया हैं। जमशेद चीमा साहब वो साहब हैं जिन्होंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा था। नून लीग के एक बड़े तगड़े हलके के अंदर वो इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन वो हार गए थे। जमशेद चीमा साहब की वजह शोहरत पार्टी के अंदर ये है कि खान साहब उनको अपना एक टाइगर मानते हैं और वो समझते हैं कि ये बड़े दबंग किस्म के उनके एमपीए हैं, सॉरी एमपीए नहीं है, पार्टी के कारकुन हैं और पैसा शैसा वावा है इनके पास, एक मालदार पार्टी इनको कंसिडर किया जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि ये अच्छे खासा अपने हलके के अंदर पैसा शैसा भी लगाते हैं इलेक्शन के अंदर, लेकिन क्योंकि नून लीग का बड़ा तगड़ा हलका था तो इसलिए ये इलेक्शन वहाँ से हार गए थे। लेकिन इन्होंने अपनी अहलिया जमशेद चीमा को सपोर्ट करने के लिए वाह काम किया। अब से नहीं किया, इसकी प्लानिंग बड़े सालों से चल रही थी कि इनको भी इन्होंने एमपीए बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिसेस जमशेद चीमा जो हैं वो कोई पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, वो बड़ी एक्टिव हैं पॉलिटिकली, अपने हलके के अंदर भी अपने हस्बैंड के साथ जाके काम वगैरह करती हैं। लेकिन पार्टी के अंदर चंद हलके ये समझते हैं कि इनको दरअसल में एमपीए बनाने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जमशेद चीमा ख़ास तौर पे चूँकि वो तो एमपीए नहीं बन सके तो चले कंपनसेशन के अंदर इनकी वाइफ को जो है वो एमपीए बना दिया जाए, और जिसकी वजह से इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल किया गया जो एमपीएस थी। अच्छा, दूसरी बात यह, अब आपको याद होगा कि उज़्मा कारदार का एक वाक़या पेश आया था जिसमें उनकी ऑडियो लीक्स हो गई थी, आपको याद होगा, और उसमें मैंने सबसे पहले ट्वीट भी किया था कि जनाब एक ऑडियो आने वाली है पीटीआई के एक पार्लियामेंटेरियन की जो बड़ी ख़तरनाक साबित होगी, और उसके चंद घंटों के बाद वो ऑडियो मंजर आम पर आ गई थी और जिसके बाद उज़्मा कारदार साहिबा को शो कॉज नोटिस दिया गया, पार्टी ने एक्शन लिया और अब बिल्कुल पार्टी के मामला से उनको साइडलाइन कर दिया गया है। मेरे सुनने में आया है कि मामला को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल उनको पार्टी से साइडलाइन किया गया है। खबर यह है कि आज से चंद माह पहले, और जब उस वक्त वो ऑडियो का वाकया पेश आया था, मुसरत जमशेद चीमा और उज़्मा कारदार के दरमियान काबीना के अंदर आने के लिए टाई पड़ चुका था। खबर यह थी कि दोनों में से किसी एक ने आना था। वो जिसे कहते हैं ना, कुर्सी एक थी और उम्मीदवार दो थे। उज़्मा कारदार मुसरत जमशेद चीमा को डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराती हैं अपने खिलाफ वो ऑडियो निकलवाने के हवाले से। उज़्मा कारदार ये समझती हैं कि मुसरत जमशेद चीमा ने दरअसल में उनकी टांग खींची है और उस ऑडियो को लीक करने में मुसरत जमशेद चीमा का हाथ है। ये मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। दोबारा ज़हन में रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसरत जमशेद चीमा ने ही ये किया होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उज़्मा कारदार ये समझती हैं कि मुसरत जमशेद चीमा ने दरअसल में ये ऑडियो लीक करवाई है किसी के ज़रिए, और इसकी वजह वो ये समझती थी कि चूंकि काबीना के अंदर जो है दोनों में टाई पड़ा हुआ है तो बड़ा आसान हो जाएगा अगर उज़्मा कारदार रस्ते से हट जाएं, जो कि वो हट गई, और इसलिए मुसरत जमशेद चीमा जो है अब काबीना के अंदर तकरीबन आ चुकी हैं। अच्छा, मुसरत जमशेद चीमा जो है वो इससे पहले मीडिया एडवाइज़र का रोल भी इनको दिया गया था फयाज़ुल हसन चौहान का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रोल है कि वजीर इत्तलात के लिए मीडिया एडवाइज़र चाहिए। मतलब ये मैंने बड़ी हैरानकुन किस्म की एक पोस्ट है कि एक शख्स जो खुद वजीर इत्तलात है उसको भी एक मीडिया एडवाइज़र चाहिए। अच्छा, मीडिया एडवाइज़र भी आपने उसको लगाया जिसका मीडिया से कतई तौर पे कोई ताल्लुक ही नहीं है। या तो हो ना कि किसी साबिक आपने जर्नलिस्ट को, किसी एंकर को या किसी ऐसे सहाफ़ी को आपने ये रोल दिया हो जिसने बड़े साल मीडिया के अंदर काम किया हो। आपने मुसरत जमशेद चीमा को ये रोल दे दिया। लग इस तरह रहा था, इंप्रेशन उस वक्त ये आया था कि दरअसल में मुसरत जमशेद चीमा को कहीं पे फिट करना था, उनको कोई ना कोई ओहदा देना था जिसके ज़रिए वो टीवी शीवी पे आ सकें और टीवी के ऊपर बार बार आ सकें। पार्टी के अपने अंदर चंद हल्के ये सोचते हैं कि मुसरत जमशेद चीमा को जब ये रोल दिया गया था तो उसके बाद से वो जो 40 तर्जुमानों की एक पूरी एक फौज थी वो तो हो गई थी साइडलाइन, और मुसरत जमशेद चीमा हर जगह नजर आना शुरू हो गई थी। ये पार्टी के अपने अंदर ये ख्यालात पाए जाते थे, और ये हुआ भी कुछ तरह ही था कि बाकी सारे तर्जुमान जो है वो हट गए थे
एक्चुअली रोल जो उनको दिया गया था वो ये था कि इन 40 के 40 तर्जुमानों को आपने साथ लेकर चलना है और आपने इनको हर चैनल वगैरह के ऊपर भेजना है ताकि पंजाब हुकूमत का जो है मौकफ सामने आ सके, पार्टी का मौकफ सामने आ सके। वो 40 के 40 जो है वो साइडलाइन हो गए, सिर्फ मुसरत जमशेद चीमा जो है वो सामने आ गई। होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और भी लोग हैं ऐसे जो ये अक्सर ये करते हैं, नाम फिर कभी लूंगा कि और कहाँ का होता है। तो ये इल्ज़ामात हैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा के ऊपर कि ये किस तरह अपने आप को प्रमोट करती हैं और किस तरह। अब ये तकरीबन काबीना में आ चुकी है, मेरे ख्याल में आज या कल तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अब ये ना हो कि हमारे वीलॉग की वजह से कोई तब्दीली आ जाए, तो मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन बहरहाल पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि ये इस तरह अपने आप को प्रमोट करती हैं। बहरहाल ये जो चेंजेस हो रहे हैं पंजाब काबीना में, इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है कैबिनेट के वजीरों के हवाले से, उसमें चंद वज़रा की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं रही। और चीफ मिनिस्टर को इसकी रिपोर्ट जा चुकी है, प्राइम मिनिस्टर को इसकी रिपोर्ट जा चुकी है, जिसकी वजह से अब ये तब्दीलियां की जा रही हैं। इन अ वे ये तब्दीलियां अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इससे ये भी पता लगता है दो चीज़ें हैं। अच्छी बात अगर आप इसको इस तरह लें तो अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस के ऊपर मुसलसल चेक रखा जा रहा है, जो नहीं परफॉर्म करेगा वो हट जाएगा। ये नहीं कि आपकी कुर्सी जो है वो पक्की है। लेकिन इसका बुरा एंगल अगर आप देखा जाए तो वो ये है कि इसका मतलब है कि 2 साल के अंदर भी अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि दरअसल में आपकी काबीना में कॉम्पिटेंट लोग कौन से हैं। मिसाल के तौर पे ये तब्दीलियां अगर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद होती हैं तो समझ आती है, अच्छा जी काम नहीं कर रहा था, इसको हमने हटा दिया। 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये तब्दीलियों का अमल जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। कभी पोर्टफोलियो चेंज हो जाते हैं। फयाजुल हसन चौहान को 2 दफ़ा वजारत इत्तलात दी गई, उसके बाद उनको हटा दिया गया। तो इससे पता लगता है कि कितनी अनसर्टिनिटी भी है इस पूरी काबीना के अंदर। और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की आप बात करें, चाहे उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो भी कोई अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन खैर वो अपनी सीट पर पक्के हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। तो ये छोटी सी चंद खबरें थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मज़ीद अपडेट्स और तबसरों और तज्जियों के लिए दोबारा आपके पास एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। तमाम किस्म का फीडबैक हमें कबूल है, चाहे वो आप तारीफ़ों का करें या बुराइयों का करें। हर किस्म का फीडबैक काबिल कबूल है, क्योंकि बोल खिल अब आज़ाद है। अल्लाह हाफ़िज़।